हाय एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 3 ऑफ द ओबेसिटी कोड सीरीज़। हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स में ये रियलाइज़ करा कि हमारी जो भी गाइडलाइंस थी वो कुछ खास सही नहीं थी। तो अब हम लोगों को कैलोरीज़ के बारे में बात करनी है। एक बड़ी फेमस थियोरी आई थी कैलोरी डिसेप्शन सीरीज़ जिसे बोलते हैं। मतलब कैलोरी ही सब कुछ है, उसके अलावा बाकी सब मैटर ही नहीं करता हमारी ओबेसिटी में। सब लोगों ने कैलोरीज़ के बारे में बात करी। अब हम ज़रा इन डेप्थ जाके डिस्कस करते हैं कि ये था क्या। चैप्टर 3 है द कैलोरी रिडक्शन एरर, मतलब कैलोरी कम करने वाली जो सोल्यूशन था वो कितना गड़बड़ था और क्यों था। अब स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनली ओबेसिटी हैज़ बीन एज अ रिजल्ट ऑफ हाउ पीपल प्रोसेस कैलोरीज, दैट अ पर्सन्स वेट कुड बी प्रेडिक्टेड बाय अ सिंपल इक्वेशन। ये माना जाने लगा था कि कैलोरी के बारे में पता कर लो और एक इंसान कितनी कैलोरीज प्रोसेस कर पाता है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और उन्होंने उसके लिए एक ही फॉर्मूला चूज़ करा, कैलोरीज इन माइनस कैलोरीज आउट इक्वल टू बॉडी फैट। कितनी कैलोरी अंदर गई, उनमें से अगर हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो माइनस करें तो जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बचेंगी वो डिसाइड करेगा कि कोई इंसान कितना मोटा होता है। मतलब सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज सीधा फैट में जा रही हैं, ऐसा मानना जाने लगा। द की इक्वेशन परपेट्रेट्स व्हाट आई कॉल द कैलोरी डिसेप्शन। मतलब ये वो इक्वेशन थी जिसे हमने कैलोरी डिसेप्शन का नाम दिया। ये डेंजरस है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इतनी आसान तो नहीं है हमारी बॉडी का मोटा होना। बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मेनी फॉल्स अजम्पशंस वर बिल्ट इन। ये थियोरी गलत क्यों है? ये थियोरी गलत इसलिए है बिकॉज बहुत सी गलत और बहुत सारी गलत इक्वेशंस या बहुत सारे गलत थियोरीज इसके साथ थी। मतलब ये फंडामेंटली सही नहीं थी। क्यों? पहला अजम्पशन, इसमें कई सारे अजम्पशंस डाले गए थे। इसमें ये इन्होंने ये अजम्पशन किया, फर्स्ट अजम्पशन वाज कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उन्होंने बोला हम लोग कितनी कैलोरीज खाते हैं और कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं ये क्यों गलत है। ये अजम्पशन बहुत गलत था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ प्रूवन है। कैलोरी इनटेक, कितनी कैलोरी हम लोग खा रहे हैं और कितनी कैलोरी हम लोग बर्न कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ अगर हम कैलोरीज का इनटेक हम लोग कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कैलोरीज कम बर्न करेगी। कम खाएंगे तो कम बर्न करेगी, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बर्न करेगी। इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट, 30% रिडक्शन। अगर हम अपने खाने के इनटेक में कैलोरीज में 30% का रिडक्शन या 30% की कमी करते हैं तो हमारा कैलोरी बर्न भी 30% तक कम होता है और द एंड रिजल्ट इज मिनिमल वेट लॉस। इसी वजह से कम वजन घटेगा इंसान का। सेकेंड, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज स्टेबल। उन लोगों ने ये भी माना कि इंसान का BMR कैलकुलेट कर लो, उसमें उनके दिन भर की एक्टिविटी जोड़ दो। क्या मैं डेली बेसिस पे अगर मैं सिर्फ लेटा रहूं तो क्या मैं रोज सेम नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। मैं डेली सेम नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न नहीं कर सकता। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आज मेरे आसपास रूम का टेम्परेचर ठंडा है या रूम का टेम्परेचर गर्म है, ये सब चीज़ तो फैक्टर में ही नहीं ली गई। इसको हम और डिटेल में देखते हैं। वी ऑब्सेस अबाउट कैलोरिक इनटेक विद बेयरली अ थॉट ऑफ कैलोरिक एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज। हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसान कितनी कैलोरीज बर्न करेगा, वो बस ये है BMR प्लस कितनी उसने एक्टिविटी करी, बस। कैलोरी नापना इतना सिंपल है? नहीं। इंसान की बॉडी कितनी कैलोरी बर्न करेगी ये इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इट इज़ सिंपल बट कंप्लीटली एररस assumption is made that energy expenditure remains constant except for exercise। उन्होंने बोला इंसान कितनी कैलोरीज है, कितना एनर्जी बर्न करेगा, कितनी कैलोरीज बर्न करेगा, ये सेम रहता है एक्सेप्ट कि वो एक्सरसाइज कितनी करेगा। एक्सरसाइज में अलग अलग कैलोरीज बर्न होंगी, बाकी रोज सेम बर्न करता रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, इट इज़ सम ऑफ, मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, BMR प्लस थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, खाना खाने के बाद मेरी बॉडी में कितना टेम्परेचर बढ़ा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, एक्सरसाइज ना करते टाइम मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मेरी बॉडी ने कितनी कैलोरीज बर्न करी, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, एक्सरसाइज करने के बाद मेरी बॉडी ने कितनी एक्सरसाइज करी, कितनी एक्सेस कैलोरीज बर्न करी ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है, हम लोग लंबी लंबी सांस लेते हैं, उसके लिए भी तो ज़्यादा कैलोरीज लगेंगी। और एक्सरसाइज, इन सारे फैक्टर्स को अगर हम मिलाएं तो एक इंसान का डेली का कैलोरिक एक्सपेंडिचर, डेली की कैलोरी बर्न करने की क्षमता ±50% तक चेंज हो सकती है। थर्ड अजम्पशन, वी एग्जर्ट कॉन्शियस कंट्रोल ओवर कैलोरीज इन। हम लोग सिर्फ कैलोरी अंदर जाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों? बर्न करने के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते? ईटिंग इज़ अ डेलिब्रेट एक्ट, मतलब खाना खाना इंसान की खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है।
सो वी अज्यूम दैट ईटिंग इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन। हम लोग खाने पे इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि खाना खाना खुद का डिसीजन है, इसलिए इंसान के खाना खाने पे कंट्रोल कर लो। हंगर प्लेज ओनली अ माइनर रोल इन इट। इंसान कितना भूखा है ये मैटर ही नहीं करा किसी के लिए। लेकिन कई सारे हार्मोन सिस्टम हैं जो हमारे इस डिसीजन के ऊपर हम पे हावी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैं डेफिनेटली खाऊंगा। थोड़ी सी देखो, हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती है। मेरी बॉडी ने मेरे को बताया कि भूख लगी है, खाना खाओ। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं ये मेरा खुद का डिसीजन है। अब पॉइंट ये है कि वी कॉन्शियसली डिसाइड टू ईट। हम लोग खाना खाएं या ना खाएं ये डिसाइड करते हैं जब हमारे हंगर हार्मोन्स, भूख लगाने वाले एंजाइम या भूख लगाने वाले हार्मोन जब हमें इंफॉर्मेशन या हमें सिग्नल देते हैं कि भूख लगी है, खाना खा लो, वो हमारे हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं। खाना खाना या ना खाना वो हमारा कॉन्शियस डिसीजन है। वी कॉन्शियसली स्टॉप ईटिंग व्हेन द बॉडी सेंड्स सिग्नल ऑफ सैटिस्फैक्शन। एक चीज़ और, जब हमारा पेट भरता है तो भी मेरी बॉडी सिग्नल देती है कि पेट भर चुका है और मत खाओ। तो तब क्या हम लोगों को खाना रुक जाना चाहिए? बिल्कुल। पर क्या लोग रुकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे? पराठे खाने गए, 4 पराठों की भूख थी, 6 खाए, उसके बाद भी आइसक्रीम की जगह बच गई। ये आखिरी के 2 पराठे और एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा है। मेरी बॉडी ने तो बता दिया था और मत खाओ, पेट भर चुका है। बट प्रॉब्लम इज कि हम लोग उसकी सुनते नहीं हैं। हम लोग अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। एग्जाम्पल, फ्राई करने, अगर हमारे घर में कोई खाना फ्राई हो रहा है या कोई पकौड़े बन रहे हैं तो हमारा मन करेगा खाने का, बहुत ज़्यादा मन करेगा। पर अगर मैंने उसी टाइम अपना टिफ़िन ख़त्म किया है या मैंने अपना मील ख़त्म किया और मेरा पेट ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है तो मेरे को उतनी ही भूख नहीं लगेगी। खाली पेट पकौड़े बन रहे होंगे, मेरा मन करेगा बहुत ज़्यादा खाने का। भरे पेट पे भी पकौड़े बनेंगे तो मेरा मन उतना नहीं करेगा खाने का, प्रोवाइडेड मेरा पेट भरा हुआ हो। पर फिर भी लोग खा लेते हैं, वो है उनका कॉन्शियस डिसीजन। अब इसलिए हम लोगों ने ये, इसको एवरेज अगर हम माने, इसका मिल बांट के अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये निकलेगा कि खाना खाना सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का खेल नहीं है, हमारे हार्मोन्स का भी है। हमें दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अवर बॉडीज पोजेस एन इंट्रिकेट सिस्टम गाइडिंग अस टू ईट और नॉट। मेरी बॉडी में बहुत अच्छे सिस्टम हैं जो मेरे को बताते हैं कि खाना खाना है या नहीं खाना है। अब बॉडी फैट रेगुलेशन इज अंडर ऑटोमेटिक कंट्रोल लाइक ब्रीदिंग। सेम चीज़, हाँ सेम वे, हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में फैट आएगा या नहीं आएगा ये मेरी बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है। जस्ट लाइक ब्रीदिंग, जैसे हमारी बॉडी हमारे सांस को कंट्रोल करती है। क्या आप जानबूझ के सांस लेना रोक सकते हो? हाँ। पर क्या सांस लेते रहना चाहिए लगातार? हाँ। रोकना चाहिए? नहीं, नॉट अनलेस रिक्वायर्ड। स्विमिंग वालों को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है पानी के अंदर जाके, वो 17-18 मिनट तक रुकते हैं, पर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आम आदमी के लिए हम लोग इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे ऐसी। अब इसी वजह से बोला जाता है द ओनली वे टू अचीव सच अ कंट्रोल वी डू नॉट। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को सांस लेने के लिए याद नहीं दिलाते, हम लोग अपनी हार्ट को, अपने दिल को ये नहीं याद दिलाते कि उसे धड़कना है। सेम वे हमें अपने खाने को भी याद नहीं दिलाना चाहिए कि हमें खाना खाना है। हमारे हार्मोन्स को काम करने दो ना। ओनली वे टू अचीव सच अ कंट्रोल इज टू हैव ए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ऐसा तभी हो पाएगा जब हमारा एक बैलेंस मैकेनिज्म सेट हो जाएगा। सिंस हार्मोन्स कंट्रोल, अब क्योंकि हमें पता लग गया कि हमारे हार्मोन्स हमें बताते हैं कब कैलोरीज आनी है और कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, तो इसी वजह से हम लोगों ने बोला कि ओबेसिटी इज अ हार्मोनल नॉट अ कैलोरिक डिसऑर्डर। मोटापा हार्मोनल इशू है, कैलोरी का इशू नहीं है। फैट स्टोर्स आर एसेंशियली अनरेगुलेटेड। इन लोगों ने ये भी एक और डिसेप्शन लगाया था। उन्होंने बोला हर बॉडी का सिस्टम रेगुलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ, हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी ये हमारे ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करते हैं। हमारा ब्लड शुगर कैसा रहेगा ये हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन रेगुलेट करता है। हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी कितनी एज में आएगी ये हमारे टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर हमारा थायराइड या TSH और फ्री थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है। और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेसिकली हमारे हार्मोन हमारी बॉडी के हर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब हमें ये बोला गया कि ग्रोथ ऑफ फैट सेल्स इज एसेंशियली अनरेगुलेटेड। उन्होंने बोला फैट सेल्स, हमारे फैट, हमारा मोटापा, हमारी चर्बी कितनी बढ़ेगी ये सिर्फ और सिर्फ खाना कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी का हर सिस्टम एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। ये फैट सेल्स सिर्फ खाना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खाना कुछ नहीं कंट्रोल नहीं करता, हमारे हार्मोन्स ही हमारे फैट सेल्स को कंट्रोल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा खा के दोनों लोग मोटे होते। पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ खाते हैं बिल्कुल मोटे नहीं होते। कुछ लोग हैं जो रोटी भी खाते हैं फिर भी मोटे होते रहते हैं। उनके बारे में क्या? अगर कैलोरीज ही सब कुछ होता तो सेम क्वांटिटी में खाने वाले सेम लेवल पे पतले होते, पर ऐसा नहीं होता। अब एक्स्ट्रा कैलोरीज, उन्होंने बोला हम जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी खाएंगे वो सीधा हमारे फैट सेल्स में चली जाएंगी।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये अजम्पशन पहले भी हम लोग गलत प्रूव कर चुके हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझते हैं कि न्यू हार्मोनल पाथवेज इन द रेगुलेशन ऑफ फैट ग्रोथ आर बीइंग डिस्कवर्ड। नए नए हार्मोन्स डिस्कवर होते जा रहे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा फैट सेल हमारे बॉडी में फैट में आता कैसे है। मतलब हमारे फैट सेल्स में हमारी कैलोरीज या हमारा खाना उनमें उनका साइज कैसे बढ़ रहा है। लेप्टिन एक बहुत ही जाना पहचाना हार्मोन है जो कि फैट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एडिनोपैक्टिन, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज, एलपीएल, एचएसएल, लेप्टिन, ग्रेलिन, एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, ये सारे हमारे फैट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर इनके बारे में किसी ने नहीं बताया क्योंकि आम आदमी को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। आम आदमी को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आम आदमी को समझ नहीं आए तो क्या हम लोग गलत गाइडलाइन दे दें? बिल्कुल नहीं, पर दी गई और लोगों ने फॉलो भी किया और लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिले। हमारे शेल्फ भरे पड़े हैं फैट फ्री स्टोर से, हमारे सुपरमार्केट भरे पड़े हैं फैट फ्री चीज़ों से, पर क्या दुनिया पतली हो रही है? 329% इंक्रीज़ है, मतलब 350% लगा लो। 30 साल में 350% इंक्रीज़ हुआ है मोटे लोगों की क्वांटिटी में। ये नॉर्मल नहीं है, और वो भी स्पेशली कैलोरी वाली गाइडलाइंस के बाद से। इसी वजह से अगर अब इतने सारे हार्मोन्स अगर फैट रेगुलेट करते हैं तो हम फिर से वही कंक्लूजन पे आएंगे, ओबेसिटी इज़ अ हार्मोनल नॉट अ कैलोरिक डिसऑर्डर। फिफ्थ, उन्होंने बोला अ कैलोरी इज़ अ कैलोरी, कैलोरी होती है चाहे कहीं से भी आए। गलत। ये सबसे घटिया, सबसे खतरनाक और सबसे झूठा अजम्पशन है, मतलब टोटली रॉन्ग। जैसे बेसिकली इन लोगों ने एक बात ऐसे बोली कि कुत्ता कुत्ता होता है, टेबल होता है, रिमोट होता है। डेफिनेटली, पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत प्रकार के कुत्ते होते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं। पर उन लोगों ने क्या बोला, सिर्फ कैलोरी ही है जो आपको मोटा कर रही है। उनका कहने का क्या मतलब है? अंडे की कैलोरी और चीनी की कैलोरी बराबर हैं? अंडे की कैलोरी भी उतना ही डैमेज करेगी एक्स्ट्रा जितना चीनी की कैलोरी करेगी? बिल्कुल भी नहीं। चीनी की सारी कैलोरी बेकार हैं, अंडे की डिपेंड करता है कितनी कैलोरी खा रहे हो। चलो उनके हिसाब से भी मान लेते हैं, अंडे की कितनी कैलोरी खा रहे हो ये मैटर करेगा, पर चीनी की तो एक कैलोरी बेकार है। कैसे हम इक्वल मान सकते हैं दोनों को? अ कैलोरी इज अ कैलोरी implies that the only important variable in weight gain is the total caloric intake। उन्होंने बोला कि इकलौता फैक्टर इंसान के मोटे होने में है कि उसने कितनी कैलोरीज खाई, बस। उसलिए उन्होंने बोला कि हर खाना जो भी आप खा रहे हो उसकी क्वांटिटी कम कर दो, खाना खाना कम कर दो। पर क्या ऑलिव ऑयल और चीनी या अंडा और चीनी सेम इम्पैक्ट डालेगा हमारी बॉडी पे? दोनों हमारे हार्मोन्स में सेम चेंज लाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस है जो हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं। चीनी सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, हमारा इंसुलिन स्पाइक करेगा पेनक्रियास से, जबकि अंडा नहीं करेगा ऐसा, या ऑलिव ऑयल नहीं करेगा ऐसा, घी नहीं करेगा ऐसा। अगर आपने फैट खाया 100 कैलोरी घी की और 100 कैलोरी चीनी की, तो घी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होएगा, उसके बाद हमारे लिवर में जाके ट्रांसपोर्ट होएगा, और हमारे ब्लड ग्लूकोज या हमारे इंसुलिन लेवल में कोई स्पाइक नहीं होगा। ना मेरा ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, ना मेरा इंसुलिन बढ़ेगा बॉडी से। जबकि चीनी सिर्फ ब्लड ग्लूकोज बढ़ाती है और सिर्फ इंसुलिन स्पाइक करती है, कोई अच्छा फ़ायदा नहीं करती चीनी। These two different foods evoke vastly different metabolic and hormonal responses। ये दो चीज़ें, ये दोनों खाना, ये जो भी दोनों मैंने बोले चीनी और घी, ये दोनों टोटली डिफरेंट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स देते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के टोटली डिफरेंट हार्मोन्स पे जाके असर करते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने बोला ये जो 5 अजम्पशन थे ये सारे कैलोरिक रिडक्शन थ्योरी ऑफ वेट लॉस के गलत हैं। कैलोरी वाली थ्योरी टोटली फॉल्स है, टोटली यूजलेस है। ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वली लाइकली टू कॉज वेट गेन। दुनिया में सारी कैलोरीज सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती हैं, कुछ कैलोरीज अच्छी होती हैं, कुछ कैलोरीज बुरी होती हैं। इसके ऊपर पूरी एक बुक भी है जो हम लोग पढ़ेंगे, गुड कैलोरी बैड कैलोरीज। इंटायर कैलोरी ऑब्सेशन वॉज अ 50-year डेड एंड। ये 50 साल में जितना भी कैलोरी के ऊपर हल्ला हुआ है ये सारा बेकार था। अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं उसी चीज़ के, हमारा क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ जाता है हर बार, तो वेट बढ़ा कैसे? व्हाट कॉजेज वेट गेन? अब इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी खाने को प्रोसेस कैसे करती है। पहली चीज़, कैलोरी होती क्या है? कैलोरी होती है एनर्जी की यूनिट। डिफरेंट फूड्स, अब कैलोरी नापते कैसे? अलग अलग खाने को, अलग अलग टाइप के फूड्स को लैब में जलाया गया, जितनी हीट उन लोगों से निकली, उन डिफरेंट फूड आइटम से निकली, उससे चेक किया गया कि उसकी कैलोरिक वैल्यू कितनी है, पता लग गया किस खाने में कितनी कैलोरीज है, मान गए। अब
जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं उनमें कैलोरीज होती हैं। खाना पहले पेट में जाता है, वहाँ पे हमारे पेट के एसिड के साथ मिक्स होता है, धीरे धीरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द जर्नी, गले के नीचे जाने से ही उसके बॉडी से निकलने तक, थ्रू आउट द प्रोसेस उसके न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। हमारी बॉडी ये काम करती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के थ्रू लास्ट में जाके वो स्टूल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वो हमारे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। इनको फिर हमारी बॉडी यूज़ करती है बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, बॉडी के टिश्यूज़ को बनाने में। और जितना भी एक्सेस प्रोटीन अगर एक्सेस खाते हैं तो, पर इंडिया में एक्सेस प्रोटीन इज़ अ मिथ। हमारे घर में पनीर बनता है हफ्ते में एक बार, ये है हमारा प्रोटीन इंटेक इंडियंस का। आप बोलोगे दाल से खा लो, दाल में कितना प्रोटीन मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन कर सकते हैं, करेंगे आगे आने वाली बुक्स में। अब ठीक है, आगे लोगों ने बोला कि अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लिया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी। चलो मान लिया कर लेगी स्टोर। आगे कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन, फैट्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, हमारे फैट डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपने बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे प्रोटीन अपने बिल्डिंग ब्लॉक मतलब अमीनो एसिड में टूट जाता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाते हैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर में। कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों हमें बेसिकली दे ऑल प्रोवाइड कैलोरिक एनर्जी फॉर द बॉडी। ये तीनों से हमें कैलोरीज मिलती है बॉडी के लिए, बट तीनों का मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिक इम्पैक्ट जो है हमारी बॉडी पे डिफरेंट है। तीनों अलग अलग काम करते हैं हमारी बॉडी में, ये तीनों सेम नहीं है, तीनों की कैलोरीज भी सेम नहीं हो सकती। इसीलिए दिस रिजल्ट्स इन डिफरेंट हार्मोनल स्टिमुली, मतलब ये अलग अलग हार्मोन्स को जाके ट्रिगर करते हैं और अलग अलग हार्मोन्स अपने अपने एक्शन के थ्रू अपना काम करते हैं, जो भी उनको काम करना होता है। कैलोरी रिडक्शन इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर इन वेट लॉस। खाना कम करना पतले होने की तरफ इकलौता आंसर नहीं है, ना ही पहला आंसर है, सही आंसर भी नहीं है। तो क्या है, व्हाई डू वी गेन वेट, हमारा वेट बढ़ता कैसे है? सबसे कॉमन आंसर आपको ये मिलेगा कि ज़्यादा खा लिया इसलिए मोटे हो गए। पर एक चीज़ और कि 1971 से 2000 तक यूएस में ओबेसिटी का रेस कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया, जबकि डेली का कैलोरी कंजम्पशन 300 कैलोरी कम हुआ था। और इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। कोरिलेशन मतलब ये होने से वो हुआ, ये थियरीज बिल्कुल ही गलत होती हैं। कोरिलेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमने जिस भी चीज़ को गुनहगार बोल दिया वो गुनहगार है। हमने देखा यूएस में कैलोरी का इंटेक, लोगों ने जो खाना कम किया वो 300 कैलोरीज तक घटा था, बट लोगों का वजन बढ़ता चला गया 30 साल में। कोरिलेशन बिटवीन वेट गेन एंड द इंक्रीज इन कैलोरी कंजम्पशन हैज़ रिसेंटली ब्रोकन डाउन। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब ये जो कोरिलेशन था ना कि ज़्यादा खा के मोटे हो रहे हैं, ये भी रिसेंटली ख़त्म हो चुका है। कैसे? एक डेटा आया है जिसमें, जो कि है नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एग्जामिनेशन सर्वे यूएस का, NHANES सर्वे यूएस फ्रॉम 1990 से 2010 तक। उन्होंने कैलोरी कंजम्पशन और वेट गेन का कोई रिलेशन नहीं निकाला। उनकी स्टडी, उनका सर्वे ये बोलता है कि खाना खाने से मोटापे का कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट ओबेसिटी इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 0.37% पर ईयर। हर साल मोटापा 0.37% बढ़ा, जबकि कैलोरिक इंटेक, खाना खाने का जो इंटेक था, कितनी कैलोरीज लोग खाते थे, वो लगभग सेम रहा, बदला ही नहीं। किसी ने अपने खाने में ज़्यादा चेंज ही नहीं करा, फिर भी लोग मोटे होते रहे। विमेन स्लाइटली इंक्रीज देयर एवरेज डेली इंटेक। औरतों ने अपनी डेली इंटेक बढ़ाई 1761 कैलोरीज से 1781 कैलोरीज। मेल्स ने थोड़ी सी कम करी है। इनफैक्ट मेल ने 2616 से 2511, मेल्स ने लगभग 95 कैलोरीज कम खाई हैं 20 साल में। फीमेल्स ने लगभग 20 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई हैं, पर फिर भी इनको बेसिकली इनका वेट गेन, ओबेसिटी बढ़ती ही चली गई ओवरऑल। ब्रिटिश ओबेसिटी एपिडेमिक लार्जली रैन पैरेलल टू द नॉर्थ अमेरिकाज। ब्रिटेन में भी ओबेसिटी लगभग इसी तरीके से बढ़ती रही, पर फिर से कोई एसोसिएशन नहीं मिला वेट गेन और इंक्रीज कैलोरी कंजम्पशन का। मतलब खाना खाने से मोटे नहीं होते, ये प्रूवन है। इन द ब्रिटिश एक्सपीरियंस नीदर कैलोरी इंक्रीज इंटेक नॉट डाइटरी फैट को रिलेटेड टू ओबेसिटी। उन्होंने बोला ना ही खाना खाने से ना ही फैट खाने से मोटे होते हैं।
इसीलिए बोलते हैं कॉजेशन और कोरिलेशन वाली थ्योरीज पे मत जाओ, ये खाने से वो हुआ होगा। एक्चुअल कॉज के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, ये खाने से ही हुआ है, ऐसे हुआ है, ये उसका मैकेनिज्म है। जैसे हमने बोला था ना प्रॉक्सिमल और अल्टीमेट कॉज वाली थ्योरी, अंकुर ने मारा, अंकुर बुरा है। अंकुर ने क्यों मारा वो तो पता करो, हो सकता है उसने पहले मार के भागा हो कभी मेरे को, यू नेवर नो। इन फैक्ट द नंबर ऑफ कैलोरीज इंजेस्टेड स्लाइटली डिक्रीज्ड इवन एज द ओबेसिटी रेट्स इंक्रीज्ड। मतलब हमने कैलोरी का कंजम्पशन कम किया फिर भी मोटापा बढ़ता चला गया। अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ दोज कैलोरीज हैज चेंज्ड। बट एक चीज़ बदली, इंसान जो कैलोरीज खा रहा था, पहले की कैलोरीज कहाँ से आ रही थी और अब की कैलोरीज कहाँ से आ रही, ये ज़रूर बदला है। अब डेफिनेटली वो बदलाव की वजह से भी मोटे हो सकते हैं, पर हम लोग इसके ऊपर जब तक हमें कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिलेगा हम लोग भी कुछ कमेंट नहीं करेंगे। We may imagine ourselves to be a calorie weighing scale and may think the imbalance of calories over time leads to the accumulation of fat. उन लोगों ने बोला कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट इक्वल टू बॉडी फैट। अगर कैलोरीज आउट, कितनी कैलोरी हमारी बॉडी बर्न कर रही है, ये सेम रहता तो लगातार खाना कम करने से वेट लॉस होता, पर ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। एनर्जी ना बन सकती है ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। दिस लॉ इज ऑफ्टन इन्वोक्ड टू सपोर्ट द कैलोरीज इन कैलोरीज आउट मॉडल। ये लॉ उन लोगों ने ह्यूमन बॉडी पे लगा दिया, पर हम थर्मोडायनामिक्स तो बायो का लॉ है ना, फिजिक्स का लॉ है, और हमारी बॉडी इज वी आर बायोलॉजिकल बीइंग। हमारी बॉडी बायोलॉजी के लॉ से चलती है, थर्मोडायनामिक्स से नहीं। प्रीडोमिनेंट ओबेसिटी रिसर्चर जूल्स रिच कोटेड इन 2012, उन्होंने 2012 में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बोला कि देयर इज एन इनफ्लेक्सिबल लॉ ऑफ फिजिक्स, एनर्जी टेकन इन मस्ट एग्जैक्टली इक्वल द नंबर ऑफ कैलोरीज लीविंग द सिस्टम व्हेन फैट स्टोरेज इज अनचेंज्ड। उन्होंने बोला कि अगर मोटापा बिल्कुल नहीं बदल रहा है तो जितनी कैलोरी खाई है उतनी ही निकलनी भी चाहिए, राइट। कैलोरीज लीव द सिस्टम व्हेन फूड इज यूज्ड टू फ्यूल द बॉडी। हमारी कैलोरीज कब निकलती है बॉडी से, जब हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। टू लोअर फैट कंटेंट रिड्यूस ओबेसिटी वन मस्ट रिड्यूस कैलोरीज टेकन इन और इंक्रीज द आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी और बोथ। दिस इज ट्रू वेदर कैलोरीज कम फ्रॉम पंपकिन, पीनट और एनीथिंग एल्स। क्या ऐसा क्यों बोला? उन्होंने बोला कि अगर हमें फैट कम करना है, उन्होंने थर्मोडायनामिक्स का लॉ एक्चुअली में न्यूज़पेपर पे लिख के अप्लाई करा लोगों पे। न्यूज़पेपर में उन्होंने लिख दिया कि यही सही है, हमने जितनी कैलोरीज खाई, अगर हमें पतला होना है तो जितनी कैलोरीज हम लोग निकाल रहे हैं और जितनी डाल रहे हैं, या तो इसे कम करो या इसे बढ़ाओ या दोनों करो, कम खाना खाओ और एक्टिविटी लेवल बढ़ाते चले जाओ तो हम पतले हो जाएंगे। पर थर्मोडायनामिक्स तो फिजिक्स का लॉ है। इट हैज़ मिनिमल रेलेवेंस टू ह्यूमन बायोलॉजी फॉर द सिंपल रीजन दैट ह्यूमन बॉडी इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो फिजिक्स वाला लॉ था वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, हमारी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एनर्जी आ रही है, जा रही है। इन फैक्ट द वेरी एक्ट वी आर मोस्ट कंसर्न अबाउट ईटिंग पुट्स एनर्जी इनटू द सिस्टम। इन फैक्ट हमारी बॉडी में एनर्जी आती ही हमारे खाना खाने की वजह से है। फूड एनर्जी इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। हमारा खाना सिर्फ एनर्जी बर्न करने से नहीं निकलता, हम लोग काफ़ी सारा खाना हम लोग एवरी मॉर्निंग अपने डेली रूटीन में निकाल देते हैं जब हम लोग फ्रेश होते हैं। और व्हेन वी जस्ट एवरी मॉर्निंग व्हेन वी पास स्टूल, मतलब हम लोग इतना सारा खाना, यू हैव सीन काउडंग, गाय घास खाती है, इतना सारा घास काउडंग की फॉर्म में निकाल देती है। हम लोग भी वी पास स्टूल, राइट, हम लोग भी पॉटी करते हैं तो हमारी काफ़ी सारी कैलोरीज तो उसमें भी निकल जाती है ना। अब having studied a full year of thermodynamics in university, I can assure you that neither calories nor weight gain were mentioned even a single time. थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते टाइम कभी भी आपको वेट गेन वेट लॉस के बारे में नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का लॉ फिजिक्स पे अप्लाई होता है, हमारी बॉडी पे नहीं। हमारी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। मेरे पे इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। मेरे आसपास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है, मेरी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। सर्दियाँ हैं, कम कैलोरीज बर्न करेगी। ये सब चीज़ें डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनी। इफ़ वी ईट एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज टुडे, अगर मैंने आज 200 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई, नथिंग प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम बर्निंग दैट एक्सेस फॉर हीट। मेरी बॉडी को वो 200 कैलोरी बर्न करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती।
परहैप्स दोज एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज इज एक्सक्रीटेड एज स्टूल। हो सकता है मैंने जो एक्स्ट्रा खाया है वो एक्स्ट्रा स्टूल की फॉर्म में निकल जाएगा। अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा खाओगे ना तो इट इज़ नो डाउट, कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप दिन में 2 बार ही वॉशरूम चले जाओ। ऐसा होता है, आप लोग जब भी ज़्यादा खाते हो आपको दोबारा आ सकता है एक दिन में, कोई इशू नहीं है, पर इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। और परहैप्स द लिवर यूजेस द एक्स्ट्रा 200, हो सकता है लिवर अपनी ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए उस कैलोरीज को यूज़ कर ले, कुछ ना कुछ बॉडी यूज़ कर लेगी। हम लोग कैलोरिक इनपुट या कैलोरिक इनटेक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे, बट आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिटरमाइंस द एनर्जी आउटपुट ऑफ द सिस्टम, मेरी बॉडी में एनर्जी कितनी निकलेगी मेरी बॉडी से, ये कैसे पता लगता है। मान लो मैंने 2000 कैलोरी खाई, ठीक है, अब व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक फेट, अब उन 2000 कैलोरीज का क्या होगा। हम लोग देखते हैं मेरी बॉडी उन 2000 कैलोरीज से क्या क्या करती है। हीट प्रोडक्शन, मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, नया प्रोटीन बनाती है, नई बोन बनाती है, न्यू मसल बनाती है, हमारे ब्रेन के लिए काम आती है, हमारे हार्ट रेट के लिए काम आती है, हमारे हार्ट के लिए काम आती है। स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब एक पंप में कितना हार्ट ब्लड पुश कर पाएगा, इसमें काम आती है। एक्सरसाइज करने में काम आती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में काम आती है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती है, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती है, डाइजेशन में काम आती है, ब्रीदिंग में काम आती है, एक्सक्रीशन में काम आती है। एक्सक्रीशन में कैसे, जब हम लोग स्टूल पास कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स, हमारी एनल मसल्स या हमारी वो मसल्स जो हमारे स्टूल को बाहर निकालने में, पुश करने में हेल्प करती हैं, उनकी मूवमेंट में काम आती हैं। फैट लास्ट में जाके आया, फैट बनाने के काम आती हैं। इतने सारे काम करती है हमारी बॉडी, और हम लोगों ने क्या बोला कि बॉडी में सिर्फ एक्स्ट्रा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ये सारी चीज़ें रोज़ डेली बेसिस पे चेंज नहीं होती। मेरा हार्ट रेट हमेशा सेम तो नहीं है ना, कभी ज़्यादा है कभी कम है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ ज़्यादा होता है, दिन में 2 बार ही एक्सरसाइज कर ली तो क्या। We certainly don't mind if energy is burned as heat or used to build new protein, but we do mind if it is deposited as fat. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी बॉडी इसको मेरा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ करे या नए प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करे या बोन के लिए यूज़ करे, बट मेरे को एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरी बॉडी इस एनर्जी को फैट के लिए यूज़ ना करे बस। There are an almost infinite number of ways that the body can dissipate excess energy instead of storing it as body fat. मेरी बॉडी के पास हज़ारों ऐसे ऑप्शन हैं इस सेम नंबर ऑफ कैलोरीज को बर्न करने के, उसको फैट में जमा करने की बजाय मेरी बॉडी के पास हज़ारों तरीके हैं इस एक्सेस कैलोरीज को यूज़ करने के। विद द मॉडल ऑफ द कैलोरी बैलेंसिंग स्केल वी अज्यूम दैट फैट गेन और लॉस इज एसेंशियली अनरेगुलेटेड एंड दैट वेट गेन एंड लॉस इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। चलो ये भी मान लेते हैं कि एक कैलोरी बैलेंस करने वाला स्केल जो लोगों ने बोला वो अप्लाई किया जाए, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वेट गेन, वेट बढ़ाना या वेट कम करना ये मेरे खुद के कंट्रोल में है। बट काश ऐसा होता, बट नो सिस्टम इन द बॉडी इज़ अनरेगुलेटेड लाइक दैट। मेरी बॉडी का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो मेरी बॉडी खुद से कंट्रोल ना कर पाए। कोई भी इंसान जानबूझ के मोटा होना अगर चाहे, इतना आसान नहीं है मोटा होना। उन लोगों का क्या जो बिल्कुल सुखड़े से हैं, जो बिल्कुल ककड़ी से हैं, मतलब सूखे हुए, लीन, वो लोग एक्चुअली में जाके वो लोग परेशान है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, उन्हें वेट बढ़ाना है, उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। अब हम एक चीज़ और बोलते हैं, हार्मोन्स ये सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं। थायराइड, पैराथायराइड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, हेप्टिक, रीनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड एड्रिनल सिस्टम्स, ये सारे हार्मोन्स कंट्रोल, ये सारे सिस्टम को मेरे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से मेरे बॉडी फैट को भी मेरे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। बॉडी के पास एक्चुअली में बहुत सारे सिस्टम है वेट कंट्रोल करने के। प्रॉब्लम ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इज, फैट आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इज रियली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मेरी बॉडी इस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। टू मच ऑफ एनर्जी इज डाइवर्टेड टू फैट प्रोडक्शन एज अपोज्ड टू से इंक्रीजिंग बॉडी हीट प्रोडक्शन। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकता है फैट प्रोड्यूस करने में लगा रही हो रादर देन की बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाने में। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस एनर्जी एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। ये वाला जो फैक्टर है ये मेरी बॉडी अपने आप कंट्रोल कर लेती है। कैसे? एक्सरसाइज बीइंग द ओनली फैक्टर दैट इज अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल। एक्सरसाइज करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरी बॉडी कितनी एनर्जी फैट बढ़ाने में लगाएगी और कितनी एनर्जी बोन बनाने में लगाएगी। आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो कि जो मैं खा रहा हूँ ये मेरी बोन्स पे जाना चाहिए, ये मेरा मोटापा ना बढ़ाए। नहीं, ये हमारी बॉडी के खुद के कंट्रोल में है। सिंस
द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू मेजर। अब मेरी बॉडी ने कितनी एनर्जी बोन बनाने में लगाई, कितनी एनर्जी प्रोटीन सिंथेसिस में लगाई, ये हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। एग्जैक्ट फिगर तो बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते। सो इसी वजह से ये यूजुअली स्टेबल भी रहते हैं। मेरी बॉडी अपने बोन्स को अपने आप मैनेज कर लेती है। कैलोरीज आउट इज अज्यूम्ड नॉट टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू कैलोरीज इन। ऐसा माना गया कि कितनी कैलोरीज हम लोग बर्न कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं बदलती हमारे कैलोरिक इंटेक से। वी प्रिज्यूम दैट दीज टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने जितनी भी कमाई करी, जितने भी पैसे कमाए एक साल में, वो है आपका मनी इन, वो पैसा आपकी जेब में आया। कितनी मनी आपने स्पेंड करी वो है आपका मनी आउट, जस्ट लाइक कैलोरी इन कैलोरी आउट। मान लो नॉर्मली सपोज यू नॉर्मली अर्न एंड ऑल्सो स्पेंड $100,000, वन स्टैंड $100,000 और $1,00,000, ठीक है। मान लीजिए कि आपने $1,00,000 अब एक साल में स्पेंड कर दिया, ठीक है, और अब आपके पास पैसे बचे हैं $25,000। तो क्या जो आपने मनी आउट किया वो कहाँ गई, ठीक है। सपोज यू नॉर्मली अर्न एंड ऑल्सो स्पेंड 1,000 पर ईयर, इफ मनी इन इज नाउ रिड्यूस टू, ओके, आपने 1,00,000 कमाया, 1,00,000 बर्न कर दिया, 1,00,000 यूज़ कर लिया। अब मान लो सडनली आपके पास सिर्फ $25,000 की कमाई आती है, तो क्या आप कंटिन्यूसली $1,00,000 बर्न कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जितना कमाओगे उतना ही खर्च कर सकते हो ना। अब ऐसा हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू विल कंप्लीटली क्विकली बिकम बैंकरप्ट। आपका बैंक खाली हो जाएगा। इंस्टेड यू वुड रिड्यूस। अब आप सही समझदार इंसानों की तरह क्या करोगे, अपना खर्चा कम करोगे। कम कमा रहे हो तो कम खर्च करोगे, ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा खर्च करोगे। इसी वजह से मनी इन और मनी आउट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एक के कम ज़्यादा होने से दूसरे के कम ज़्यादा पे बिल्कुल असर पड़ता है। अब यही चीज़ अगर हम ओबेसिटी पर लगाएं तो रिड्यूसिंग कैलोरीज इन वर्क्स ओनली इफ कैलोरीज आउट रिमेन स्टेबल। खाना कम करना तभी काम करेगा जब हमारी एनर्जी कितना हम लोग बर्न कर रहे हैं ये सेम रहे, पर ये सेम होता नहीं है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी फाइंड इंस्टेड इज दैट अ सडन रिडक्शन इन ऑफ कैलोरीज in causes a similar reduction in calories out and no weight is lost as the body balances its energy budget। मेरी बॉडी भी मेरे बजट की तरह अपना एनर्जी बजट बैलेंस कर लेती है। अगर खाना कम दोगे तो वो अपनी एनर्जी सेविंग मोड पे जाएगी ही जाएगी। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट उठाते हैं सबसे पहले, कैलोरी रिडक्शन, एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही खतरनाक भी हुए थे और उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ईजी टू स्टडी कैलोरी रिडक्शन। खाना कितनी कैलोरी कम करी है वो नापना बड़ा आसान है, क्योंकि खाना हमें दिखता है कितना खाना जा रहा है हमारे पेट में। बट इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को चुना, ठीक है, उन लोगों को कम खाने को दिया गया एंड उनका वेट कम होते हुए एंड वॉच दम लूज वेट एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। उन्हें लगा कि कुछ लोगों को उठाते हैं, उनका खाना कम करते हैं, वो लोग पतले हो जाएंगे, उसके बाद दे विल लिव हैप्पी, दे विल बी हैप्पी, वेट कम हो गया आप जाओ। बट ऐसा नहीं हुआ। ईट लेस मूव मोर इज़ द क्योर फॉर ओबेसिटी। नोबल कमेटी ने ये बोला, ईट लेस मूव मोर इज़ द क्योर फॉर ओबेसिटी एंड कैलोरी रिडक्शन इज़ द बेस्ट वे टू लूज वेट। उन्होंने बोला खाना कम करना सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है। पर हम लोग अजम्पशन पे क्यों जाएं फिर से, हमारे पास रिसर्चेज हैं ऐसी। एक स्टडी थी, डिटेल स्टडी ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर अंडर कंडीशंस ऑफ रिड्यूस्ड कैलोरिक इंटेक वाज डन इन 1919 एट द कार्नीज इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन। वाशिंगटन के एक इंस्टीट्यूट में 1919 में ऐसी एक स्टडी हो चुकी है। वॉलंटियर्स को सेमी स्टारवेशन, लगभग भूखमरी वाली, भूखों वाली डाइट देने पे मजबूर किया गया। उनकी डाइट थी 1400 से 2100 कैलोरी की पर डे, इतनी कम, ठीक है, एंड जो कि उनकी नॉर्मल डाइट से 30% कम कर दी थी सीधा सीधा। अगर वो 3000 कैलोरी खा रहे थे तो उनको सीधा 2100 कैलोरीज पे डाल दिया, या फिर अगर वो लोग 2100 कैलोरी खा रहे थे तो उनको 1400 कैलोरीज पे डाल दिया। मैनी करेंट वेट लॉस डाइट्स टारगेट्स वेरी सिमिलर। आजकल तक यही डाइट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है बाय द वे। क्वेश्चन था कि क्या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको 30% तक एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरीज आउट 30% तक कम हो गया था, ठीक है। इनिशियली वो लोगों का कैलोरी एक्सपेंडिचर रफली 3000 कैलोरी का था, धीरे धीरे करके 1950 तक आया, ठीक है। मतलब उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर, बॉडी ने कितनी कैलोरीज बर्न करी, ये कम हो रही थी।
इवन नियरली 100 years ago it was clear that calories out is highly dependent on calorie. अब देखो आज से 100 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 100 साल पहले भी कैलोरी इन कैलोरी आउट एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। कैलोरीज आउट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कैलोरीज इन पे, पर ये चीज़ आजकल के लोग भी नहीं मानते, पता नहीं क्यों। 30% रिडक्शन, 30% का रिडक्शन अगर हम करते हैं खाना खाने में तो मेरी बॉडी कितना बर्न करेगी, ये भी 30% तक कम हो जाएगा। एनर्जी बजट हमेशा बैलेंस रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहीं नहीं ब्रेक हुआ है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज भी वहीं का वहीं है। एनर्जी इन एनर्जी आउट, एनर्जी कम गई तो कम निकलेगी, सिंपल। लगभग 70 साल के बाद, सेवरल डेकेड, सॉरी 70 नहीं, लगभग 20-30 साल के बाद 1945 में डॉक्टर एंसल कीज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया स्टारवेशन पर। बहुत फेमस है, उसका नाम मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट, MINNESOTA, मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट, जिसकी डिटेल्स 1950 में पब्लिश की गई थी द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टारवेशन में, सब गूगल कर सकते हैं। इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत से लोग स्टारवेशन की कगार पर थे, सब भुखमरी से मर रहे थे, लेकिन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टारवेशन वर वर्चुअली अननोन हैविंग नेवर बीन साइंटिफिकली स्टडीड। पर स्टारवेशन में हमारी बॉडी के साथ क्या होता है ऐसा कभी साइंटिफिक स्टडी हुई नहीं थी। मिनेसोटा स्टडी वॉज एन अटेम्प्ट, वो एक अटेम्प्ट था ये समझने के लिए कि स्टारवेशन पे हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कैलोरी कम करने से हमारी बॉडी रिकवरी कैसे करती है। इम्प्रूव्ड नॉलेज वुड हेल्प गाइड यूरोप्स रिकवरी फ्रॉम द ब्रिंक। यूरोप में भी स्टारवेशन हुआ था तो उससे कैसे निकलेगी, उससे निकलने का तरीका ढूंढने के लिए स्टारवेशन वाली स्टडी की गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी अ रिलीफ वर्कर्स फील्ड मैनुअल वॉज रिटन डिटेलिंग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टारवेशन। 36 यंग लोगों को चुना गया, हेल्दी नॉर्मल मेन वर सिलेक्टेड, जिनकी एवरेज हाइट थी 5 फुट 10 इंच और एवरेज वेट था 69.3 kgs। पहले 3 महीने तक उनको स्टैंडर्ड 3200 कैलोरी की डाइट दी गई सबको। उसके बाद अगले 6 महीने तक सेमी स्टारवेशन डाइट दी गई 1570 कैलोरीज की। हालांकि कैलोरी इनटेक कंटिन्यूसली एडजस्ट किया जा रहा था ताकि हर हफ्ते 1 kg का वेट लॉस हो। अब इन लोगों ने धीरे धीरे करके ये चलता चला गया। सम मेन इवेंचुअली रिसीव्ड, अब ये हर वही हफ्ते 1 kg का गोल अचीव करने के लिए कई लोगों की कैलोरिक इनटेक दिन भर सिर्फ 1000 कैलोरी तक आ गई थी। जो खाना उन्हें दिया जाता था वो था कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट, सिमिलर टू दोज अवेलेबल इन वॉर टॉर्न यूरोप। यूरोप में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिवास्टेशन हुआ था उसकी वजह से खाना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था तो कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते थे, तो इन लोगों को भी कार्बोहाइड्रेट फीड करा गया फॉलोइंग द कैलोरी रिडक्शन फेज। एंड साथ ही साथ उनको दिया जाता था पोटैटोज, टर्निप, शलगम, ब्रेड एंड मैक्रोनी, कार्बोहाइड्रेट दिए गए मेनली। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, मीट और डेयरी कभी कभी दिया जाता था। साथ ही साथ उनको रोज़ 22 माइल्स वॉक करने को ज़बरदस्ती बोला जाता था एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सरसाइज। खाना भी कम कर दिया, एक्सरसाइज भी बढ़ा दी। फॉलोइंग दिस कैलोरी रिडक्शन फेज देयर कैलोरीज वर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड ओवर द 3 मंथ्स। अच्छा, इसके बाद लास्ट में उनकी कैलोरीज वापस से 3009 कैलोरीज तक बढ़ा दी गई थी और ये एक्सपेक्ट किया गया कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कैलोरी का जो बर्न हुआ वो 3009 कैलोरीज था। डॉक्टर एंसल कीज खुद इस एक्सपेरिमेंट की डिफ़िकल्टी को देखकर शॉक हो गए थे कि इतना डिफ़िकल्ट कैसे है। कई लोगों को बहुत से फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए। सबसे कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ जो हर किसी के साथ हो रही थी वो थी कि द मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग वॉज द कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ कोल्ड। लोगों को रेगुलरली सर्दी लगने लग गई थी। एक ने बोला कि मैं जुलाई के महीने में धूप में चद्दर ओढ़ के निकल रहा हूँ और स्वेटर पहन रखी है, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहननी पड़ रही है। रात को मेरा नॉर्मल, उसका एक रूममेट था जो नॉर्मली खाना खा रहा था, बिल्कुल वेल फेड, अपना जैसे खाते हैं, ये कंट्रोल्ड खा रहा था। इसने बोला मेरा रूममेट बिल्कुल सर्दी फील नहीं कर रहा, वो एकदम मस्त है, वो टी शर्ट में बैठा है, और जबकि मैं 2 कंबल ओढ़ के सोता था रात को। क्यों? इसका रिजल्ट ये है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट 40% तक कम हो गया था लोगों का। मेटाबॉलिज्म बॉडी ने शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। इंटरेस्टिंगली दिस फिनोमिना इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस स्टडी विच शोड अ ड्रॉप ऑफ 30%। 1919 वाली स्टडी की तरह ही इसमें भी हमारा RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, कम हो गया था। मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रेंथ शोड, लोगों के अंदर स्ट्रेंथ 21% तक कम हो गई थी। हार्ट रेट जो है
वो भी काफ़ी धीरे हो गया था, 50 बीट्स पर मिनट तक चला गया था, ठीक है। और बेसिकली पहले एवरेज था 55 बीट्स पर मिनट, वो धीरे धीरे कम होते होते 35 तक रह गया था, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आप फीड ही नहीं कर रहे थे, तो हार्ट के पास धड़कने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो अपना धीरे धीरे एनर्जी सेविंग में जाके कम बीट कर रहा था। इनफैक्ट उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था एवरेज, वो भी 95.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ड्रॉप हो गया था, बॉडी थोड़ी सी ठंडी रहने लग गई थी, फिजिकल एंड्योरेंस आधी हो गई थी, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा थके हुए और सुस्त होने लग गए थे, उनके बाल झड़ने लग गए थे, उनके नेल्स ब्रिटल हो गए थे, मतलब नाखून कहीं भी ऐसे टकरा जाएगा तो वो टूट जाएगा, ऐसा हो गया था। फिजियोलॉजिकली देयर वर इक्वली डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स, मतलब बहुत ही बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था कैलोरी कम करना। द मैन एक्सपीरियंस्ड अ कंप्लीट लैक ऑफ, जो लोग थे उन लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह गया था किसी भी और चीज़ में दुनिया की, उनको बस एक ही चीज़ दिखाई देने लग गई थी, खाना, विच बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंस फैसिनेशन टू देम, मतलब खाना एक ऐसी चीज़ हो गया था उन लोगों के लिए जिनको देख के उनका मन, जैसे कहते हैं ना, ईमान डोल जाता है, वैसा हो गया था उन लोगों के लिए खाना। कुछ लोगों ने कुक बुक्स देखना स्टार्ट कर दिया था, खाने की फ़ोटोज़ वाली बुक्स, कुछ लोग बर्तनों को देख के खुश हो जाते थे, देवर प्लैग्ड विद कॉन्स्टेंट अंडरलाइंग हंगर, उनको दिन भर भूख लगती रहती थी। सम वर अनेबल टू कंसंट्रेट, ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी। सम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन भी विड्रॉ कर लिया था कि हम और नहीं पढ़ सकते अभी। देयर वर सेवरल केसेस ऑफ फ्रैंकली न्यूरोटिक बिहेवियर, न्यूरोटिक बिहेवियर मतलब दिमाग से रिलेटेड चीज़ें भी होने लग गई थी लोगों के साथ। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वाज हैपनिंग देयर, चलिए पता करते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा था, कि खाना कम करने से एक्चुअली में ये चेंजेस आए ही क्यों। लेट्स प्रायर टू द स्टडी स्टार्ट होने से पहले सब्जेक्ट्स, उन लोगों ने लगभग 3000 कैलोरी खाई और 3000 बर्न कर रहे थे, बट सडनली जब उनको 1500 कैलोरी पर डाला तो जितने भी बॉडी फंक्शंस थे उनमें लगभग 30 से 40% का डिक्रीज़ आ गया अपनी फंक्शनिंग में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने लगी। एग्जाम्पल कि क्यों हुई, कैलोरीज चाहिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कम कैलोरीज मिलती थी इसलिए बॉडी की हीट कम हो गई, रिजल्ट हमेशा सर्दी लगने लग गई। कैलोरीज आर नीडेड, हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए कैलोरीज चाहिए, कम कैलोरीज अवेलेबल थी, इसी वजह से जो पंप था हार्ट का वो भी कम हो गया, स्लो डाउन हो गया। रिजल्ट, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई। कैलोरीज आर नीडेड, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए, कैलोरीज कम थी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। कैलोरीज हमारे दिमाग की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, क्योंकि ब्रेन बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, कम कैलोरीज थी तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता था, इसलिए सुस्ती और ध्यान लगाने या कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आने लगी। हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए भी कैलोरीज चाहिए, कैलोरीज कम थी इसलिए मूवमेंट रिड्यूस हो गई, इसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी में वीकनेस आने लग गई लोगों को। कैलोरीज आर नीडेड टू रिप्लेस हेयर एंड नेल्स, कम कैलोरीज थी इसलिए हेयर और नेल रिप्लेस नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से बाल झड़ने लग गए और ब्रिटल नेल होने की दिक्कत आने लग गई। बॉडी इसी तरीके से रिएक्ट करेगी जब जब आप खाना बंद करोगे। बाय रिड्यूसिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर कितनी कैलोरी मेरी बॉडी से बाहर जा रही है ये कम करके बॉडी ने अपने आप को मरने से बचाया है। बिकॉज द बॉडी इज स्मार्ट एंड डजंट वांट टू डाई, बॉडी को मरना पसंद नहीं है। व्हाट वुड हैपन इफ बॉडी कंटिन्यू टू एक्सपेंड 3000 कैलोरीज, आप एक बात बताओ, अगर रोज मैं 1500 कैलोरी डालता रहूँ और 3000 बर्न करता रहूँ तो क्या मैं जिंदा बचूंगा? फटाफट मेरे फैट स्टोर्स खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रोटीन स्टोर भी खत्म हो जाएंगे और फिर हम लोग मर जाएंगे। वेरी गुड, कितनी सही थियरी थी ना। द स्मार्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द बॉडी इज टू इमीडिएटली रिड्यूस कैलोरी एक्सपेंडिचर। बॉडी ने बड़ी स्मार्टली खुद को बचाने के लिए क्या किया, 3000 से फटाफट अपना कैलोरी बर्न 1500 पे ले आई। 3000 पे 3000 खा रहा था, 1500 डालने लगे तो मेरी बॉडी ने फटाफट 1500 पे आ गई। यही होता है, यही हमारी बॉडी करती है स्मार्टली। कैलोरी एक्सपेंडिचर में और शायद 1500 से भी कम कर दिया, 1400 कर दिया उसने कि 100 कैलोरी स्पेयर रखूं, कभी गलती से मेरे को सडन एनर्जी की ज़रूरत पड़े, कभी मेरे को भागना पड़े तो स्पेयर भी रखती है बॉडी, सेफ्टी मैकेनिज्म। यही हमारी बॉडी हमेशा से करती आई। इन अदर वर्ड्स, बॉडी शट डाउन होने लगी। एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए इसने फटाफट अपनी बॉडी के असेंशियल ऑर्गन्स को, असेंशियल बेसिकली हमारे जो भी फंक्शनिंग होती है बॉडी को, उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस को शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट डूइंग सो इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल इन अ टाइम ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस।
बॉडी ऐसा इसलिए करती है कि कितना भी स्ट्रेस आ जाए मैं ज़िंदा रहने की मैक्सिमम कोशिश करूँगी। यू माइट फील लॉजी, ठीक है आपको सुस्ती आएगी, पर आप फिर भी अपनी सुस्ती की कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा बचोगे, ज़िंदा रख लूँगी मैं तुम्हें। आउटपुट कम करने से बॉडी बहुत स्मार्टली खुद को ज़िंदा रखती है। बर्निंग एनर्जी इट डज नॉट हैव वुड क्विकली लीड टू डेथ। अगर एनर्जी बर्न करते रहते उसी तरीके से 3000 ही बर्न करते रहते तो हम लोग मर चुके होते, बट कोई मरा नहीं पूरी स्टडी के टाइम पे। इसका मतलब बॉडी ने अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम किया है। एनर्जी बजट मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारे बैंक के बजट की तरह हमारे एनर्जी का बजट भी बैलेंस होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को सीखना। कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट आर हाईली डिपेंडेंट, हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। विद रिफ्लेक्शन इट शुड इमीडिएटली बी ऑब्वियस दैट कैलोरिक एक्सपेंडिचर मस्ट डिक्रीज इफ़ वी रिड्यूस डेली कैलोरिक इंटेक पे। अगर हम रोज़ 500 कैलोरी कम करें तो हम ये मान सकते हैं कि हर हफ्ते इफ़ यू रिड्यूस डेली कैलोरिक इंटेक बाई 500 कैलोरीज वी अज्यूम दैट, या अगर हम लोग रोज़ 500 कैलोरी कम खाएं तो हम लोग एक हफ्ते में आधा केजी कम कर सकते हैं। इसका मतलब 200 हफ्ते में हमारा 91 केजी कम हो जाना चाहिए और हमारा वज़न ज़ीरो हो जाना चाहिए, और किसी का ज़ीरो हुआ है? आप मान लो आप रोज़ 500 भी कम कर रहे हो, कोई मरा है 500 कैलोरी कम करके? रोज़ बच जाते हैं ना। क्यों बचते हैं? क्योंकि मेरी बॉडी अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर कम कर लेती है। हमारी बॉडी है स्मार्ट। इट जस्ट सो हैपन्स दैट दिस अडेप्टेशन अकर्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड परसिस्ट लॉन्ग टर्म। और प्रॉब्लम यह है कि एक बार मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो हो गया, उसके बाद अगर आप दोबारा 1500 से 3000 कैलोरी खाने लग जाओगे तो बॉडी गेन करेगी सडनली, क्योंकि उसे बर्न करना भूल गई है वो। इसीलिए बोलते हैं ईटिंग लेस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर फैट लॉस बट द एक्चुअल वेट लॉस। अब ये चीज़ मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट में लोगों का शुरू में 35.3 केजीज कम हुआ, बट एक्चुअल वेट लॉस वाज ओनली 16.8 किलोग्राम्स। अब एक चीज़ और, उन लोगों ने पहले माना था कि अगर हम इतनी कैलोरीज कम करते रहेंगे तो 35 केजीज कम होगा, बट कम कितना हुआ? 16 केजी। इनफैक्ट जबकि रेगुलरली सिवियर रिस्ट्रिक्शंस उन पर इम्पोज होते चले गए, फिर भी कम नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड टू द वेट आफ्टर द सेमी स्टारवेशन पीरियड? जब उनकी स्टारवेशन खत्म करके उनको वापस 3 महीने के लिए 3000 कैलोरी की डाइट दी गई तो क्या हुआ? ड्यूरिंग द सेमी स्टारवेशन फेज बॉडी फैट काफ़ी चला गया था, क्विकर देन ओवरऑल बॉडी वेट, एज फैट स्टोर्स आर प्रेफरेंशियली यूज्ड टू पावर द बॉडी। ठीक है, खाना कम दे रहे थे, बॉडी अपने फैट सेल से एनर्जी यूज़ करने लग गई, मान गई, अच्छी बात है। बट वंस द पार्टिसिपेंट्स, जैसे रिकवरी पीरियड स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने वो वज़न उतनी ही क्विकली रीगेन कर लिया। ओवरऑल बेनिफिट पूरी स्टडी का ज़ीरो। वेट कम हुआ, खाना खाने लगे, दोबारा बढ़ गया। इसीलिए वेट खाना कम करके वेट कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप दोबारा खाने लोगे, दोबारा बढ़ेगा। बॉडी वेट कंटिन्यू टू इंक्रीज टिल इट वॉज एक्चुअली हायर देन इट वॉज प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट। बॉडी वेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला गया। कब तक इंक्रीज हुआ? जब तक वो एक्चुअली पिछले वाले वेट से भी ज़्यादा आगे नहीं चला गया। क्यों? द बॉडी क्विकली रिस्पॉन्स टू कैलोरी रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग द मेटाबॉलिज्म। खाना कम किया, बॉडी ने अपना मेटाबॉलिज्म कम कर दिया, बट ये अडेप्टेशन कब तक चलेगी? इनफ टाइम। बॉडी को जैसे ही टाइम मिलेगा, बॉडी फटाफट से अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर को वापस उस हायर साइड पर ले जाने की कोशिश करेगी। अगर कैलोरी रिडक्शन मेंटेन होता है, इसका मतलब बेसिकली क्वेश्चन था कि गिवन इनफ टाइम, अगर बॉडी को पूरा टाइम दिया जाए, डज द बॉडी इंक्रीज इट्स एनर्जी एक्सपेंडिचर बैक टू इट्स प्रीवियस हायर लेवल इफ कैलोरी रिडक्शन इज मेंटेन्ड। उन्होंने बोला अगर हम खाना कम ही देते रहे तो क्या बॉडी गलती से भी अपना हायर मेटाबॉलिज्म पे जाएगी? आंसर इज़ नो, कभी नहीं जाएगी। आप खाना कम ही खाते रहोगे तो बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म कभी नहीं बढ़ाएगी। 2008 में एक स्टडी थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने इनिशियली 10% का बॉडी वेट कम किया, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम हुआ जैसा होता है हमेशा। पर कितने दिन तक ये सिचुएशन चली? इट रिमेन्ड रिड्यूस्ड ओवर द कोर्स ऑफ द इंटायर स्टडी। पूरे 1 साल तक वो स्टडी हुई थी। 1 साल तक उनका जो मेटाबॉलिज्म शटडाउन हुआ था वैसा ही रहा। 1 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर एट द न्यू लोअर बॉडी वेट द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर वॉज स्टिल रिड्यूस्ड by an average of almost 500 calories per day. In response to the caloric reduction, metabolism decreases almost immediately and that decrease persists more or less indefinitely. Metabolism shut down हो गया। उसके बाद उन लोगों ने 1 साल के बाद सोचा कि अच्छा ठीक है, अब तो इसको आदत हो गई होगी,
उन्होंने 500 कैलोरी और कम करके देखी, फटाफट से बॉडी ने फिर से मेटाबॉलिज्म कम किया। ऐसा हमेशा बॉडी बार बार करती रहेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या किया जाए बेसिकली, एंड दैट डिक्रीज परसिस्ट मोर और लेस इनडेफिनेटली। और ये जो मेटाबॉलिज्म का शटडाउन होना है ये लगभग इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज फाइंडिंग्स टू कैलोरी रिडक्शन डाइट्स इज ऑब्वियस। ये तो होना ही था, ये तो हम लोगों ने पहले ही बोला था। अज्यूम दैट प्रायर टू डाइटिंग करने से पहले एक फीमेल रोज 2000 कैलोरी खाती है, 2000 बर्न करती है। डॉक्टर के कहने पे उसने फटाफट कैलोरी कम कर दिया, लो फैट डाइट पे चली गई, अपने रोज़ 500 कैलोरी कम कर दी। फटाफट से उसकी कैलोरी एक्सपेंडिचर भी 500 कैलोरी पर डे के हिसाब से कम हो जाएगा। वो थकी थकी रहेगी, वो लाउजी रहेगी, सर्दी लगने लगेगी, भूखी रहेगी, इरिटेटेड रहेगी, डिप्रेस्ड रहेगी, बट वो फिर भी उस डाइट को फॉलो कर लेगी, क्योंकि ये सोच के कि इससे शायद उसकी हालत में कहीं कोई सुधार आ जाए। इनिशियली उसका वेट कम होता है, बट जैसे ही बॉडी कैलोरिक एक्सपेंडिचर कम करती है, देखो 2000 पे 2000 बर्न कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला 1500 कर, फटाफट बॉडी 1500 पे आ गई। ये यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लिया उतने टाइम तक तो उसका वेट लॉस हो रहा था। उसके बाद 2000 पे 2000 खा रही थी, नो चेंज। 1500 पे 1500 अगेन स्टैटिक हो जाएगा, नो चेंज। फिर से वेट चेंज में 0 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है, हर डाइटरी कंप्लायंस इज गुड बट 1 ईयर लेटर थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड। 1 साल के बाद वो वहीं अटकी हुई है फिर से। और ये हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा अपने साथ। कभी खाना कम करके पतला होने की कोशिश की होगी तो आप लोगों ने ये चीज़ पक्का देखी होगी। हर डाइटरी कंप्लायंस इज गुड, हर वेट स्लोली क्रीप्स बैक इवन। इनफैक्ट 1500 पे 1500 खाने पे दोबारा उसका वजन बढ़ने भी लगता है, इवन दो शी ईट्स द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज। अब टायर्ड ऑफ फीलिंग सो लाउजी शी अबैंडन्स द फेल्ड डाइट एंड रिज्यूम्स। अब उसने बोला हट, मैं नहीं कर रही। 1500 पे मैं 2000 पे 2000 खा रही थी, फिर भी वेट बढ़ रहा था। 1500 पे 1500 खा रही हूँ, फिर भी दोबारा बढ़ने लग गया है, मैं 2000 ही खा लेती हूँ। अब जब इधर से मेटाबॉलिज्म 1500 पे सेट हो गया ना, तो अब वो जब 2000 खाएगी तो वो 1500 पे ही रहेगा, ये 2000 पे वापस नहीं जाने वाला जल्दी। इस चक्कर में एक्स्ट्रा खाने की वजह से इसका वेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और क्योंकि वो 2000 ही खा रही है पर मेटाबॉलिज्म अभी भी यही है 1500 पे, वो शायद अपने पिछले वेट को भी क्रॉस कर जाए। और ऐसा हमेशा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने साथ। सिंस हर मेटाबॉलिज्म, अब क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है और वो सिर्फ 1500 कैलोरी बर्न करता है, तो इसी वजह से उसका सारा वेट पहले वापस आया था और इसके बाद वो हल्का सा उसके ऊपर चला जाता है। और उसके आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे, इसकी विल पावर कम थी, इसने मेहनत नहीं करी वरना पतली हो जाती। पर उसका वेट रीगेन उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि आप खाना कम करके पतले होगे तो यही होना है एक टाइम के बाद। हर चीज़ वैसे ही हो रही है जैसी 100 साल पहले होती थी, पर फिर भी हम लोग 100 साल पहले वाली रिसर्च के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, ना हम लोग डिस्कस करते हैं उस बारे में। एक और चीज़, एन एरनस अजम्पशन। एक लास्ट एनालॉजी देखते हैं। मान लो हम लोग एक पावर प्लांट है जो कि कोयले से चलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोयले से चलता है, ठीक है। हर दिन एनर्जी जनरेट करने के लिए 2000 टन कोयला यूज़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा कोयला हम लोग स्टोर में भी रखते हैं कि जस्ट इन केस हमारे पास कोयले की थोड़ी सी कमी हो जाए। तो सडनली हमें अचानक से 2000 की जगह 1500 टन ही मिलने लगे। क्या हमें लगातार 2000 टन बर्न करना चाहिए? नहीं, हमारे स्टोर फटाफट ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारा पावर प्लांट बंद करना पड़ेगा हमें। मैसिव ब्लैकआउट, पूरा सिटी में अंधेरा हो जाएगा क्योंकि बिजली नहीं बन रही होगी, ठीक है। उसके बाद एनार्की एंड लूटिंग कमेंस। अगर बिजली नहीं बनेगी तो फिर लोग, अब लाइट ना होने के चक्कर में क्राइम भी बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आवर बॉस टेल्स अस हाउ अटली स्टूपिड यू आर एंड येल्स यू आर एस इज फायर्ड। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस ही इज एंटायरली राइट। उन्होंने बोला अब तो बैंड बज गया, चलो निकलो, सब निकलो नौकरी से। रियलिटी में ये सिचुएशन किस तरीके से हैंडल की जानी चाहिए थी? जैसे ही हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पास सिर्फ 1500 टन कोयला आ रहा है, हम लोगों को अपने प्लांट का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन 1500 टन के हिसाब से ही चेंज कर देना चाहिए। और इनफैक्ट हमें 1500 की जगह शायद सिर्फ 1400 टन कोयला यूज़ करना चाहिए, जस्ट इन केस हमें फिर से शायद दोबारा कोयले की कमी ना हो जाए। सिटी में क्या होएगा, थोड़ी सी लाइट डिम हो जाएगी, कभी कभी पावर कट हो जाएगा, पर लंबे समय तक का ब्लैकआउट कभी नहीं होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी करती है। की अजम्पशन ऑफ द थ्योरी दैट रिड्यूसिंग कैलोरिक इनटेक लीड्स टू वेट लॉस। जो पहला अजम्पशन था कि खाना कम खाओ वेट लॉस हो जाएगा, ये टोटली फॉल्स है, क्योंकि
डिक्रीज्ड, खाना कम खाने से कैलोरी एक्सपेंडिचर, कैलोरी बर्न करने की क्षमता भी कम हो जाती है मेरी बॉडी की। ये सीक्वेंस बहुत बार प्रूव हो चुका है। वी जस्ट कीप होपिंग दैट जो लोग आज भी कैलोरी के ऊपर इतना पागल हैं या कैलोरी के बारे में, कैलोरी वाली डाइट देते हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ 100 साल से काम नहीं कर रही है, पर फिर भी वो लोग कोशिश करते रहते हैं शायद इस बार काम कर जाए। अब एक चीज़ और, कैलोरी रिडक्शन एंड पोर्शन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज ओनली मेक यू टायर्ड एंड हंग्री। कैलोरी कम करना और इतना नाप नाप के खाने वाली जो थ्योरी है, ये आपको सिर्फ थकाएगी और आपको भूखा रखेगी। इनफैक्ट लास्ट में आपका वज़न बढ़ भी जाएगा दोबारा से, और ये होता आया है। वी फॉरगेट दिस इनकन्वीनियंट फैक्ट बिकॉज हम लोग ये चीज़ भूल के जाते हैं कि ऐसा होता है। आप लोगों ने खाना, तो अपने एंड पे हर किसी ने खाना कम करके देख रखा है, सबको लगता है खाना कम कर दो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। पर हम लोग फिर भी मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे डाइटिशियन, हमारी गवर्नमेंट, हमारे साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, हमारी मीडिया सब यही तो बता रही है हमें लगातार, खाना कम करो, खाना कम करो, खाना कम करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो। वो यही बोलते हैं कैलोरी रिडक्शन इज़ प्राइमरी, खाना कम करना ही पड़ेगा, कम खाओ ज़्यादा हिलो। इतनी बार भूल चुके हैं कि हमें इस बात के झूठ होने पे कोई शक ही नहीं होता कि ये झूठ भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। इंस्टेड वी बिलीव दैट, और इनफैक्ट हम लोगों को ये लगने लगता है हमारे ही खाने पीने में कुछ ना कुछ गड़बड़ या गलती रह गई है, हमें लगता है हमने ही कुछ गड़बड़ कर दी है। वी सम साइलेंटली क्रिटिसाइज अस फॉर नॉट अडहेरिंग टू द डाइट। कुछ लोग अपनी डाइट पे ना चिपके रहने के लिए खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सम साइलेंटली थिंक, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी विल पावर ही कम थी, ठीक है, जबकि ये जो फेलियर आया है इसमें हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। ये फेलियर में हमारी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये तरीका ही गलत है। ये जो तरीका है इसमें यू आर गारंटेड टू फेल। ईटिंग लेस से फैट लॉस नहीं होता है। दूसरा, ईटिंग इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। हमारा खाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। 1990 में द बैटल ऑफ द बल्ज वॉज नॉट गोइंग वेल। बेसिकली कोई इवेंट है, ठीक है, द ओबेसिटी एपिडेमिक वॉज गैदरिंग मोमेंटम। लोग मोटे होते जा रहे थे, टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत फैलने वाला था, लो फैट कैंपेन शुरू होने वाला था। Even as we were choking down our dry skinless chicken breast rice cakes, we were getting fatter and sicker. लोगों ने राइस केक खाना स्टार्ट कर दिया, फैट फ्री चिकन ब्रेस्ट खाना स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी लोग पतले नहीं हो रहे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 50,000 पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन को अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे एम्बिशियस और सबसे बड़ी डाइटरी स्टडी पे लगाया। पोस्ट मीनोपॉज बेसिकली फीमेल्स में जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं एक एज के बाद, वो होती है मीनोपॉजल एज। उतनी बड़ी एज ग्रुप की 50,000 फीमेल्स को ऊपर ये स्टडी की गई। बेसिकली 2006 में ये स्टडी पब्लिश हुई है। इसे बोला गया था वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव डाइटरी मॉडिफिकेशन ट्रायल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी स्टडी एवर डन। 1/3 ऑफ द वुमेन, 50,000 में से लगभग 1/3 ऑफ द वुमेन को एक 18 एजुकेशनल सेशन दिए गए, ग्रुप एक्टिविटी दी गई, मैसेज कैंपेन दिए गए और उनका फीडबैक लिया गया 1 साल तक। उनका डाइट इंटरवेंशन जो था, इट वॉज टू रिड्यूस डाइटरी फैट। उन लोगों को बोला फैट कम करो, उन लोगों को बोला अपनी कैलोरीज 20% कम कर दो। उन्होंने अपनी सब्जियों भी बढ़ा दिया, अपना फ्रूट का इंटेक भी बढ़ा दिया, लगभग दिन में 5 बारी। ग्रेन की सर्विंग 6 बारी बढ़ा दी। दे वर एनकरेज्ड टू एक्सरसाइज, उनको एक्सरसाइज करने को भी बोला गया। कंट्रोल्ड ग्रुप जो था उनको साथ से साथ ये बोला गया कि ईट एज द नॉर्मली डिड। उनको बोला गया नॉर्मली खाओ जैसे खाना है, ठीक है। दोज इन दिस ग्रुप वर प्रोवाइडेड विद अ कॉपी ऑफ, उनको डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन की कॉपी दी गई, बट कोई खास हेल्प नहीं दी गई, उनको कुछ मॉनिटरिंग भी नहीं दी गई। द ट्रायल एम टू कन्फर्म द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इस ट्रायल का मेन एम था उनके हार्ट की हेल्थ नापना और वेट कितना कम होता है लो फैट डाइट से। एवरेज वेट जो था इसके स्टार्टिंग में वो था 76.8 kgs। स्टार्टिंग एवरेज बॉय BMI था 29.1, पुटिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द ओवरवेट। सारे ओवरवेट लोग चुने गए थे, बट बॉर्डरिंग ऑन ओबीज। ये लोग ओबीज नहीं थे पर ओबीज होने की कगार पे थे, ठीक है। उनको लगभग 7.5 साल तक फॉलो किया गया ये चेक करने के लिए कि डॉक्टर के रिकमेंडेड डाइट से उनको क्या क्या असर आ रहा है, उनका हार्ट डिजीज़ कैसा है, उनका कैंसर कैसा है। ग्रुप ने, जिस ग्रुप को डाइटरी काउंसलिंग मिली थी वो सक्सीडेड। डेली कैलोरीज कम हुई 1788 से 1446 कैलोरीज अ डे तक। लगभग 342 कैलोरीज का रिडक्शन था 7 साल में। फैट
एज अ परसेंटेज ऑफ कैलोरीज डिक्रीज्ड, कैलोरीज का परसेंटेज जितना कम हुआ उस हिसाब से फैट 38% से 29% तक घट गया। कार्बोहाइड्रेट का जो इंक्रीज था इनटेक था 44 से 52% तक बढ़ गया। वुमेन इंक्रीज, उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी 14% बढ़ाई। कंट्रोल्ड ग्रुप कंटिन्यूड टू ईट द सेम हायर कैलोरी एंड हाई फैट डाइट टू विच दे वर अकस्टम्ड। एक जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था जिसको खाना कंट्रोल नहीं किया गया था, उनको बस गाइडलाइन दे दी गई थी, उन लोगों ने अपना खाना वैसे ही रखा, उन लोगों ने हाई फैट भी खाया, हाई कैलोरी भी खाया। रिजल्ट उनके हिसाब से ये होना चाहिए था कि ईट लेस मूव मोर वाला जो ग्रुप है वो उनका जो वेट है वो काफ़ी घटना चाहिए था, बट उनका पहले साल में सिर्फ 1.8 kgs बढ़ा। सेकेंड ईयर में उनका वेट दोबारा बढ़ने ही लग गया था। पहले साल 1.8 kgs कम हुआ, दूसरे साल में उनका वेट बढ़ने लग गया था एंड 7.5 साल के बाद कोई खास डिफरेंस ही नहीं था दोनों ग्रुप के वेट में। वापस उन लोगों ने अपना वेट गेन कर लिया और जो लोग नॉर्मली खा रहे थे उनका वेट वहीं का वहीं। डिड दीज वुमेन परहैप्स रिप्लेस सम ऑफ देयर फैट विद मसल? क्या कम खाने वालों में की बॉडी में फैट की जगह मसल तो नहीं बिल्ड होगी कहीं अगर वेट उतना ही है तो? बट ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस था वो बढ़ा। मतलब उन फीमेल्स का 7.5 साल में कमर जो थी वो 0.6 सेंटीमीटर बढ़ गई। वेस्ट टू हिप रेशियो भी बढ़ गया, विच इंडिकेट्स कि वुमेन कि जिन लोगों ने खाना कंट्रोल किया था वो एक्चुअली में पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हैं। 7.5 साल में वेट लॉस जो था ईट लेस मूव मोर वाली स्ट्रैटेजी से 1 kg भी कम नहीं हुआ था। अगेन 7.5 साल की पूरी मेहनत, इतनी महंगी स्टडी टोटली वेस्ट थी, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आया था किसी के में। वेस्ट नहीं थी क्योंकि उससे हमें ये कंटेंट मिला कि खाना कम करने से कोई पतला नहीं होता है। द स्टडी वॉज ओनली द लेटेस्ट इन एन अनब्रोकन स्ट्रिंग ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। कई सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे, कैलोरी वाली स्टडी के मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड रहे हैं, ये भी एक और था उन्हीं में से। कैलोरिक रिडक्शन, खाना कम करने से वज़न कम होगा, इसने फिर से साइंटिस्ट को डिसअपॉइंट ही किया जैसे हमेशा से करता आया था। रिव्यूज़ ऑफ द लिटरेचर बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाईलाइट दिस फेलियर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो रिव्यू है उसमें उन्होंने ये हाईलाइट भी किया है। जितनी भी स्टडीज़ थी ऑफकोर्स सर्व ओनली टू कन्फर्म, वो एक ही चीज़ कन्फर्म कर रही थी बार बार, वही चीज़ जो हमें पहले से पता थी कि कैलोरी कम करने से लॉन्ग लास्टिंग वेट लॉस नहीं होता है। आप वज़न परमानेंटली पतला नहीं ख़त्म नहीं कर सकते, परमानेंटली पतले नहीं हो सकते। कोई भी जिसने ये बात खुद से भी ट्राई करी है वो भी आपको ये बात इजीली बता सकता है। कई लोग बोलते हैं मेरे को नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, मैं कम खाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पर मेरे को फिर भी वज़न कम नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड परफेक्टली, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है, बिकॉज ये एडवाइस है ही फेल होने के लिए। ये एडवाइस कभी सच होने के लिए बनी ही नहीं थी। डू कैलोरी रिडक्शन डाइट वर्क? क्या खाना कम करने वाली डाइट काम करेंगी? कभी भी नहीं। द वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव डाइटरी मॉडिफिकेशन ट्रायल जो था वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक अब तक की स्टडी थी ईट लेस मूव मोर स्ट्रैटेजी की तरफ, और उसने फिर से वही बताया जो हमेशा बताया गया था। बेसिकली एक्चुअली हो क्या रहा था, वॉट इज़ हैपनिंग व्हेन वी ट्राई टू रिड्यूस कैलोरीज एंड फेल टू लूज वेट। हमारी बॉडी में एक्चुअली में होता क्या है जब हम लोग खाना कम करते हैं और वेट बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो हमारी बॉडी में होता क्या है? बेसिकली हंगर गेम्स, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, प्लान फॉर वेट लॉस। ये वाला जो गेम है ये चीज़ प्लान करता है कि हमारा खाने पे पूरा कंट्रोल है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इग्नोर करता है कि हमारी बॉडी हॉर्मोन्स से भी बनी है। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ होम्योस्टैटिस और अडेप्टेशन टू चेंज। मेरी बॉडी की एक होम्योस्टैटिक स्टेट होती है, दैट इज़ द बेस लाइन। मेरी बॉडी हमेशा उसी की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो मेरी बॉडी अपने होम्योस्टैटिक स्टेट की तरफ जाएगी। मेरे आसपास कुछ भी कर लो हमेशा उसी की तरफ जाएगी। दो मेजर अडेप्टेशन है कैलोरी थ्योरी के। पहला चेंज हमने देखा, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा फटाफट। सेकंड चेंज है हार्मोनल सिग्नल, जो हमें बताएंगे कि और भूख लग रही है, वो हमें भूख लगाएंगे बार बार। बॉडी इज़ प्लीडिंग विद अस, मेरी बॉडी मेरे से रहम की भीख मांग रही है, वो बोलते प्लीज़ कुछ खा ले, प्लीज़ कुछ खा ले। ऐसा क्यों करती है बॉडी? ये इफेक्ट 2011 में डेमॉन्स्ट्रेट किया गया था इन एन एलिगेंट स्टडी ऑफ हार्मोनल अडेप्टेशन टू वेट लॉस। कई सारे लोगों को दिन की सिर्फ 500 कैलोरीज दी गई
विच प्रोड्यूस एन एवरेज, जिसके बाद उनका 13.5 kg वज़न कम भी हुआ। उसके बाद उन्हें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, लो फैट डाइट दी गई मेंटेनेंस के लिए कि वज़न उतना ही रहे। उसके बाद उनको रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करने को भी बोला गया। उनकी सारी मेहनत के बाद भी उनका वज़न वापस बढ़ गया था। क्यों बढ़ा? वेरियस हार्मोन लेवल्स इंक्लूडिंग ग्रेलिन, अ हार्मोन दैट एसेंशियली, ग्रेलिन हमें भूख लगाता है, ठीक है, ये हार्मोन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसके ऊपर स्टडी की गई। वेट लॉस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, वज़न कम करने पे हमारा ग्रेलिन बढ़ता है, वज़न कम करेंगे तो मेरा ग्रेलिन बढ़ेगा। सब्जेक्ट्स इवन आफ्टर मोर देन 1 year कंपेयर टू सब्जेक्ट्स यूजुअल बेस लाइन, अगर वो नॉर्मली खाना खा रहा था तो उसको भूख बार बार नहीं लग रही थी, पर हमने खाना कम कर दिया तो उसका ग्रेलिन, उसको भूख लगने की जो टेंडेंसी तो बार बार ऊपर जाती रही। इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी को भी भूख लगने की फीलिंग आएगी तो वो बेसिकली उसे भूख लगती ही रहेगी अगर हम खाना ना दें दे तो, ठीक है, राइट अप टू द एंड ऑफ स्टडी। दिस स्टडी ऑल्सो मेजर्ड सेवरल सैटिस्फाइड हार्मोन्स इंक्लूडिंग पेप्टाइड वाई, amylin and chylocatechin, all of which are released in response to proteins and fats in our diets and serve to make us feel full। प्रोटीन और फैट खाने पर हमारी बॉडी के ये सारे एंजाइम भी उठते हैं, ये सारे हमें भूख मिटने की फीलिंग देते हैं कि पेट भर चुका है। दिस रिस्पॉन्स इन टर्न प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ कीपिंग अस फ्रॉम ओवर ईटिंग। अगर हम अपनी डाइट में फैट और प्रोटीन अच्छा रखें तो हम लोग नेचुरली ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमें पेट भरे भरे की फीलिंग देंगे। 1 साल के बाद, मोर देन एन ईयर आफ्टर द इनिशियल वेट लॉस, द लेवल्स ऑफ ऑल द 3 satiety हार्मोन्स वर सिग्निफिकेंटली लोअर देन बिफोर। 1 साल के बाद, क्योंकि ये लोग सिर्फ 500 कैलोरी खा रहे थे, ये तीनों हार्मोन जो हमें भूख लगने की फीलिंग देते हैं ये भी बहुत नीचे जा चुके थे। इसका क्या मतलब है? द सब्जेक्ट्स फेल्ट लेस फुल, इसका मतलब जितने भी लोग थे उनका पेट भर नहीं रहा था भूख लगने पर, ठीक है। विद इंक्रीज हंगर, ज़्यादा भूख लगती थी। इंक्रीज सटाइटी, पेट भरा हुआ फील नहीं होता था। डिज़ायर टू ईट, भूख लगने की जो इच्छा है वो बढ़ती चली जाती थी। मोर ओवर दीज हार्मोनल चेंजेस अकर ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड परसिस्ट ऑलमोस्ट इंडेफिनिटली। एक बार इंसान को भूख लगने लग जाए ना, या आपको ज़्यादा खाने की इच्छा करने लग जाए, आप खाना खाते रहो खाते रहो खाते रहो, आपकी भूख मिट भी जाएगी, फिर भी आपकी खाना खाने की आदत नहीं जाएगी। इससे बेटर है खाना खाने की आदत ना डलने दो। जितने भी लोग डाइटिंग पे जाते हैं, कैलोरी कम करने वाली डाइट पे, उन्हें भूख लगना आम बात है। एंड दैट इफेक्ट इजंट सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल वुडू नॉर इट इज़ लॉस ऑफ विल पावर। ये कोई फिजियोलॉजिकल जादू नहीं है, ना ही ये कोई विल पावर की कमी है। इट इज़ जस्ट सिंपली द हार्मोन्स जो अपना काम कर रहे हैं सही से। इंक्रीज्ड हंगर, भूख ज़्यादा लगना नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड भी है। मिनीसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की गई है कि जितने लोगों का वज़न कम हुआ था उनको खाने के सपने आते थे, वो ऑब्सेस हो गए थे फूड से कि हमें खाना चाहिए खाना चाहिए। ऑल दे कैन, वो लोग सारा दिन सिर्फ खाने के बारे में सोचते थे। इंटरेस्ट इन ऑल एल्स, उन्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया था ज़िंदगी में। द बिहेवियर इज़ नॉट सम स्ट्रेंज अफेक्शन ऑफ द ओबीज, ये कोई ओबीज लोगों का अफेक्शन नहीं है खाने की तरफ। इनफैक्ट ये सारा हार्मोन्स के द्वारा ड्रिवन है। बॉडी भूख के थ्रू ये बताती है कि प्लीज़ कुछ खाओ, खाना खाओ। Losing weight triggers 2 important responses. First, total energy expenditure is immediately and indefinitely reduced. एनर्जी, जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसके हिसाब से मेरी बॉडी अपना एनर्जी बर्न करना कंट्रोल कर लेगी, सेव करेगी। दूसरा है हार्मोनल सिग्नलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इनडेफिनेटली एम्पलीफाइड इन एन एफर्ट टू एक्वायर मोर फूड। ज़्यादा खाने के लिए बॉडी अपने आप इन सिग्नल्स को एलिवेट भी कर देती है। अब ये चीज़ है दिस एवोल्यूशनरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी फॉर अ सिंगल पर्पस। ये हमारी बॉडी क्यों करती है? ताकि हम लोग वापस खोया हुआ वज़न वापस गेन कर लें। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्टडीज शो दैट द एरियाज ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग इमोशन एंड कॉग्निशन लाइट अप इन रिस्पॉन्स टू फूड। हमारे इमोशनल जो एरियाज़ होते हैं हमारे ब्रेन के और कॉग्निटिव जो हमें बेसिकली सही तरीके से सोचने पे की क्षमता देते हैं, खाना खाने पे ये लाइट अप होते हैं। मतलब हमें जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खुश होते हैं खाना खा के, हमारी बॉडी के हार्मोन्स और हमारे दिमाग सही तरीके से काम करता है। एरियाज ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व्ड विद रेस्ट्रेंट शो डिक्रीज्ड एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ हार्डर फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट वेट टू रेजिस्ट फूड। बेसिकली जितने लोगों ने वजन कम कर लिया उनको खाना रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसका विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑल हार्मोनल फैक्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी बॉडी के हार्मोन से रिलेटेड है। हमें भूख लगती है, हमें सर्दी लगती है, हम थके हुए रहते हैं, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो खाना कम करने से होता है।
रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म एंड द इंक्रीज्ड हंगर आर नॉट द कॉज ऑफ ओबेसिटी। मेटाबॉलिज्म कम होने से या भूख ज़्यादा लगने से मोटापा नहीं बढ़ता है, बल्कि हम मोटे हैं इसीलिए हमें भूख ज़्यादा लगती है और इसीलिए हम लोगों का ज़्यादा बार बार खाने का मन करता है। लूजिंग वेट कॉजेज द रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज्ड हंगर, नॉट द अदर वे अराउंड। कैलोरी कम करके पतले होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है और भूख ज़्यादा लगती है, ना कि भूख ज़्यादा लगने। देखो, ज़्यादा खा के कोई मोटा नहीं होता, कम खा के कोई पतला नहीं होता। वी डू नॉट सिंपली मेक पर्सनल चॉइस टू ईट मोर। हम लोग की खुद की चॉइस नहीं होती ज़्यादा खाने की, हमारी बॉडी मजबूर करती है हमें खाने को। अब एक और है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बेसिकली वी ईट टू मच बिकॉज वी चूज़ टू। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है बहुत ज़्यादा खाने की। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा खाने की, मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत है, मेरे को भूख लग रही है। ठीक है, वी डू नॉट ईट टू मच बिकॉज वी चूज़ टू, और बिकॉज फूड इज़ टू डिलीशियस, और बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। वी ईट टू मच बिकॉज आवर ओन ब्रेन कंपेल्स अस टू। मैं ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग मेरे को बोलता है खाते रहे। अंडर ईटिंग, खाना कम खाना इतना बुरा क्यों है? अब एक चीज़ और है, कम खाने से क्या होता है? ईटिंग लेस एंड लूज, वी स्टार्ट बाई ईटिंग। हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं डाइटिंग? खाना कम खा के सोचते हैं वेट कम होगा, एज अ रिजल्ट हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, हमारा भूख बढ़ेगी, फिर हम लोग वेट गेन करने लगेंगे, फिर हम लोग और कम खाएंगे, फिर और कम खाएंगे। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, चलिए इसको इस तरीके से शुरू करते हैं। 3000 कैलोरी पे मेरी बॉडी का होम्योस्टैटिक स्टेट है इस लेवल पे कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ मैं मोटा हो रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि चलो 3000 कैलोरी पे 3000 खा रहा हूँ, मेरी बॉडी की मोटा होने की टेंडेंसी है, मैं खाना कम कर देता हूँ, 1500 खाने लग गया। 1500 पे 3000 लाइफ लॉन्ग बर्न नहीं कर सकता, मेरी बॉडी धीरे धीरे 1500 पे आएगी, तब तक 3-4 हफ्ते में हो जाता है। कम हुआ उसके बाद दोबारा 1500 पे 1500, 3000 पे 3000 खा रहा था, बढ़ रहा था, 1500 पे 1500 खा रहा हूँ, फिर से बढ़ने लगेगा, मैं 1000 कैलोरी पे आ जाऊँगा। ज़िंदगी पर कम नहीं कर सकते, ज़ीरो नहीं कर सकते कैलोरीज। मान लो मैंने 700 कैलोरीज पे आ गया, 700 पे 700 खा रहा हूँ, फिर बढ़ने लगता है, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, बहुत हो गया, मैं 3000 ही खा के सही था, कम से कम वज़न तो नहीं बढ़ रहा था। 3000 जैसे ही खाई मेरा वज़न बढ़ने लग गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो आज भी 700 पर ही है। हमारी बॉडी ऐसे ही फंक्शन करती है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इसी तरीके से काम करता है, और एक बार आपका मेटाबॉलिज्म 700 पे सेट हो गया, उसे 3000 पे आने में कई साल लग जाएंगे। और यही रीज़न है कि हमें लगता है कि अरे अब तो और मोटे हो गए। ये सारी चीज़ें और यही चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझ में आती है। एक चीज़ और है, न्यूट्रिशन रिसोर्सेज कंटिन्यूज टू प्रीच दैट कैलोरी रिडक्शन विल लीड टू निर्वाणा ऑफ परमानेंट वेट लॉस। हमारी न्यूट्रिशन अथॉरिटीज़ ये भी बोलती हैं कि तुम्हें परमानेंट वेट लॉस मिल जाएगा, बट नहीं मिलता, ये प्रूवन फैक्ट है। क्रूअल हॉक्स क्या है? कैलोरी रिडक्शन एक घटिया सच है और एक कड़वा सच है, लेकिन सारे एक्सपर्ट आज भी कैलोरी रिडक्शन को ही गाइडलाइन बना के आप लोगों तक बताएंगे कि ये करो आपका वज़न कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू डोंट लूज़ वेट, जैसे अगर वेट कम नहीं होगा तो वो लोग बोलेंगे आपकी गलती है, आपने कुछ चीटिंग करी होगी, ठीक है, आप सुस्त रहे होगे, यू डिड नॉट ट्राई, आपने मेहनत नहीं करी होगी पूरी, यू डिड नॉट वांट इट बैडली इनफ, आपने पूरी शिद्दत से उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करी होगी। क्या मजाक है? अगर मेरे को पतला होना है और मैं शिद्दत से पतला होने की कोशिश भी कर रहा हूँ बट मैं फिर भी नहीं हो रहा हूँ, तो कुछ और भी तो सोचो। आपको ये क्यों लगता है कि हमेशा आप बिल्कुल ही सही हो? ये बहुत गलत चीज़ है। फार्मास्यूटिकल मेथड्स ऑफ कैलोरी रिडक्शन ओनली एम्फेसाइज ऑन द स्पेक्टेकुलर फेलियर ऑफ दिस पैराडाइम। अब कई सारी कंपनीज ऐसी दवाइयाँ, ऐसी गोलियाँ बनाने के चक्कर में थी उस टाइम पर कि आपको भूख ही ना लगे। मतलब क्यों? The unabsorbed dietary fat came out of the other hand. Among its numerous, एक दवाई बनाई गई थी Orlistat. It is a drug equivalent of low calorie diet. Basically low fat और low calorie वाली डाइट के लिए एक इक्विवेलेंट था वो। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि फीकल लीकेज होने लग गया था विद ऑयली स्पॉटिंग, मतलब स्टूल में। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डाइटरी फैट, जो भी हमने खाया वो एब्जॉर्ब ही नहीं होएगा फैट, वो ये काम करता था, जिसकी वजह से कई बार लोगों के अंडरगारमेंट्स भी स्टेन पे होने लगे थे। मतलब यू कुड नॉट कंट्रोल द फैट लीकिंग आउट फ्रॉम योर एनल ओपनिंग। इतनी दवाइयाँ क्यों खानी है? वेट लॉस फोरम्स ने इस दवाई का नाम दिया था ऑरेंज पूप पिल। लोगों ने वाइट पैंट पहनना बंद कर दिया था। एंड नेवर अज्यूम इट इज़ जस्ट अ फार्ट। इन 2007 अली वन द बिटर पिल अवार्ड फॉर वर्स्ट ड्रग। ये वाली दवाई थी, इसको वर्स्ट ड्रग
का अवार्ड मिला था यूएस में। ऐसी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, हम लोग दवाइयों से वेट कम क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। फैट बर्निंग के लिए हमें फैट लॉस सप्लीमेंट्स पे जाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम लोग डाइट में सब कुछ ट्राई कर लिया? नहीं ना। पर लोगों को गोली खा के पतला होना आसान लगता है। जिम में आते हैं, अरे कोई गोली दे दो फटाफट पतले होने की, फैट बर्नर दे दो, फैट बर्नर दे दो। ट्रेनर्स भी फैट बर्नर दे देते हैं, क्यों? खाना चेंज करके तो देखो। अब एक चीज़ है कि हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज से क्या रिजल्ट आएगा। ऐसी दवाइयाँ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस हिस्ट्री में आती रही हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे फैट बर्नर्स अभी भी अवेलेबल हैं मार्केट में। एफेड्रीन इज़ वन ऑफ देम। एफेड्रीन से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। बेसिकली फैट बर्नर्स क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि दो टाइप के फैट बर्नर होते हैं। वन इज़ एपेटाइट सप्रेसर, भूख कम लगाएगा। द अदर वन इज़ BMR इन्हांसर, आपका BMR बढ़ा देगा। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं पतला होने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे को भूख नहीं लग रही, रॉन्ग। आप अपना न्यूट्रिशन कम कर दोगे। सेकंड, BMR इन्हांसर, मेरा BMR बढ़ाएगा, मेरे को बैठे बैठे हार्ट रेट बढ़ रही है, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, अगेन नॉट नॉर्मल। ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे ही फैट बर्नर्स आगे चल के हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। अब एक चीज़ आती है, क्या एक्सरसाइज से कम नहीं हो सकता वेट? एक्सरसाइज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एक्सरसाइज करो पतले हो जाओगे। इस बारे में हम लोग अपने अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। हमारी अगली वीडियो एक्सरसाइज एंड उसके मिथ्स के बारे में, एक्सरसाइज की क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक्सरसाइज करना कितना इफेक्टिव है, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन।